हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए एलएलटीसी यूट्यूब चैनल पर आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जैक के द्वारा रिलीज किया गया ऑब्जेक्टिव जो मॉडल सेट है उसको सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ है विकास सर और शुरू कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए, मॉडल सेट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो बोला जाता है ग्रिगोर जोहन मेंडल को। ये जेनेटिक्स पे बहुत सारा काम की थी स्टार्टिंग पे, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कोड। क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि जेनेटिक कोड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, दैट मीन कौन सा स्टेटमेंट जेनेटिक कोड के रिस्पेक्ट में गलत है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि द कोड इज ट्रिपलेट। तो जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट ही होता है और जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होने की वजह से टोटल जो कोडोन होते हैं वो 64 कोडोन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होते ही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगियस। जेनेटिक कोड स्पेसिफिक और अनएम्बिगियस होते हैं, दैट मीन फॉर वन एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एक ही कोडोन होता है, या फिर एक कोडोन जो है वो एक एमिनो एसिड को कोड करता है, इसलिए जेनेटिक कोड स्पेसिफिक और अनएम्बिगियस होते हैं। दैट मीन ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है द कोड इज यूनिवर्सल। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है फीचर ऑफ जेनेटिक कोड में कि जो कोडोन होते हैं वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं। दैट मीन अगर कोडोन यू 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 कोड कर रहा है फिनाइल एलानिन के लिए एनिमल्स में, तो यू 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 कोड जो है वो सारे लिविंग वर्ल्ड में फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा। दैट मीन जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल ही होते हैं। दैट मीन कोई ऑप्शंस गलत नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा डी। कोई ऑप्शंस गलत ही नहीं है तो सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सर के टॉपिक से है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये जो टॉपिक बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी दैट मीन्स ऐसी इम्यूनिटी, वैसी डिफेंस सिस्टम जिसमें हमारी खुद की बॉडी एनर्जी यूज होती है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। ए है वैक्सीनेशन दैट इज हम लोग अपनी ही बॉडी को क्या करते हैं, तैयार करते हैं किसी भी तरह के डिजीज से लड़ने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वैक्सीनेशन में होता है क्या है कि जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है, उसमें वो जो पैथोजन का ही प्रोटीन या वही जो कह सकते हैं एंटीन्यूट्रेंट जो कह सकते हैं माइक्रोब्स है, उसको हम लोग इंजेक्शन के रूप में या मेडिसिन के रूप में ड्रॉप्स के रूप में लेते हैं। इससे होता है क्या है कि वो हमारी बॉडी में एंटर करती है और एंटर करने के बाद हमारे डिफेंस सिस्टम को फोर्स करती है कि वो अपनी बॉडी एनर्जी का यूज करे, कुछ डिफेंस सिस्टम डेवलप करे। अर्थात कि बॉडी एनर्जी तो हमारी ही यूज हो रही है ना, दैट मीन्स वैक्सीनेशन जाएगा अपने आप में एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट कोलेस्ट्रम की बात करें तो कोलेस्ट्रम किसे कहा जाता है, पार्चुरेशन के बाद जो कह सकते हैं मदर बॉडी में जो मिल्क बनता है पार्चुरेशन के फर्स्ट टाइम में, वो जो 1-2 दिन तक बनता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये बच्चे को तो पैसिवली मिलता है, इसके लिए तो बच्चे को, फिटस को किसी भी तरह का कह सकते हैं अपनी बॉडी एनर्जी को यूज करने की आवश्यकता होती नहीं है। दैट इज ये पैसिव इम्यूनिटी हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं रहा। नेक्स्ट है रेडीमेड एंटीबॉडी। नाम ही है रेडीमेड, बना बनाया हुआ एंटीबॉडी। सर बना बनाया हुआ एंटीबॉडी यूज करना है तो उसमें हमारी बॉडी एनर्जी का यूज ही कहाँ से होता है,
दैट मीन्स ये भी एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन अपने आप में एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। एमसो ए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अ कंडीशन इन विच प्लांट कंटेन बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टर्म्ड एज। प्रश्न है देखिए कि एक ऐसा प्लांट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी कैरी कर रहा है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी कैरी कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज एक ही प्लांट में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल कंडीशन या कहें तो मोनोइसियस कंडीशन। और ये जो टॉपिक है ये बिलोंग करती है हमारी सेकेंड चैप्टर अर्थात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए देखते हैं कहाँ पे है मोनोइसियस अर्थात कि एक ही प्लांट में मेल भी और फीमेल भी, मोनोइसियस कंडीशन। डायोसियस, डायोसियस मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग सेपरेट, मेल अलग और फीमेल अलग, ये नहीं होगा। हेट्रोथैलिक, ये जो कह सकते हैं हेट्रोथैलिक भी मोनोइसियस कंडीशन के ही डायोसियस कंडीशन के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये फंजाई के लिए यूज किया जाता है, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। यूनिसेक्सुअल, दैट मीन्स एक प्लांट में एक ही तरह के सेक्स ऑर्गन, या तो मेल या तो फीमेल, दैट इज कह सकते हैं कि ऐसा प्लांट जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, उस तरह के प्लांट को हम कहेंगे मोनोइसियस प्लांट। दैट इज, इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विथ, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। यदि हम सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स की बात करें तो सेल मेडिएटेड जो रिस्पॉन्स है वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ये भी एक्चुअल में चैप्टर बिलोंग करता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी से ये है कि एक्चुअल में जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाता है टी सेल के द्वारा या कहें तो टी लिम्फोसाइट के द्वारा। हम लोग लिम्फोसाइट में पढ़ते हैं कि दो तरह के सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट में बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी उसको कहा जाता है, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्टली टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल, टी का सप्रेसर सेल, ये डायरेक्टली रूप से डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स किसके साथ एसोसिएट होगा, टी सेल के साथ, टी सेल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है देखिए, इंटरफेरॉन आर सीक्रेटेड बाय, इंटरफेरॉन यदि आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें इम्यूनिटी टॉपिक को ही ये बिलोंग करता है। इंटरफेरॉन आर एसोसिएटेड विथ, इंटरफेरॉन यदि आप पढ़े होंगे किसमें, अगर बात करें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, उससे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनैक्ट इम्यूनिटी, तो इनैक्ट इम्यूनिटी में ही साइटोकाइन बैरियर में आता है ये हमारा इंटरफेरॉन। साइटोकाइन बैरियर कहने का मतलब अगर कोई सेल है जो किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो गया है, किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो गया है, तो अपनी जो सराउंडिंग सेल है उसको फर्दर आगे के इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको एक सिग्नल भेजता है, मैसेज भेजता है एक प्रोटीन बना करके, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इसका फायदा क्या होता है कि जो सराउंडिंग सेल है इंटरफेरॉन को जब रिसीव करती है तो उस सिग्नल को पहचान करके, आइडेंटिफाई करके अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेती है कि आने वाले वायरस से अपने आप को डिफेंड किया जा सके, उसकी एंट्री को ब्लॉक किया जा सके। अर्थात कि यदि हम कहें इसके बारे में कि सर इंटरफेरॉन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो वो सीक्रेट किया जाता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा। अर्थात कि इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है ट्यूमर इज और आर, ट्यूमर होता है, ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर कैंसर टॉपिक को यह बिलोंग करता है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही।
कैंसर अर्थात कि ट्यूमर का ही अगर बात पढ़े होंगे आप लोग, तो ट्यूमर में हम लोग ट्यूमर को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर उस ट्यूमर को कहा जाता है जो कह सकते हैं कि अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर उसको कहा जाता है जो कि अपने ओरिजिन पोजीशन से मूव करना शुरू कर जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। लेकिन प्रश्न यह है कि ट्यूमर होता क्या है, ट्यूमर बनता क्यों है? ट्यूमर एक्चुअल में बनता है हमारे ही नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी हमारी नॉर्मल से लॉस कर जाती है, तो उसकी वजह से उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और यही जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से एक मास ऑफ सेल बनता है, उसी को कहा जाता है ट्यूमर। दैट इज ट्यूमर के बारे में कहा जाए। ट्यूमर क्या है सर? ट्यूमर किसकी वजह से होता है? तो कोई नॉर्मल सेल है जो अपनी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी को लॉस कर चुका है। देखते हैं क्या है ऑप्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है सर, नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स ये कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, ट्यूमर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, अगर स्पेसिफिक फंक्शन है ही तो ये ट्यूमर बनेगा क्यों सर? नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग जनरल फंक्शन। कोई भी सामान्य फंक्शन है तो वो अपने सामान्य फंक्शन को परफॉर्म करेगा। सामान्य फंक्शन को परफॉर्म करने के वजह से वो तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को नहीं ना करेगा। दैट मीन्स ट्यूमर के रिगार्डिंग ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दैट मीन्स ट्यूमर क्या है सर? ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? चलिए देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? द टर्म कोडोन इज एसोसिएटेड टू। कोडोन जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ये क्वेश्चन वापस बिलोंग कर रहा है चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। अब कोडोन जो है वो क्या होता है? तो ये हम मान लेते हैं आरएनए है। अभी ये हम नहीं बोल रहे कि कौन सा आरएनए है, ये टीआरएनए है या एमआरएनए है या आरआरएनए है। चलिए इसको आरएनए मान लेते हैं। आरएनए पे कोई ना कोई तो सीक्वेंस होगा। सपोज दैट एक सीक्वेंस ले लेते हैं यू ए सी ए जी ए सी। ये सीक्वेंस ले लिए हम आरएनए के ऊपर। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें से 3 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस को कहते हैं हम कोडोन। और ये जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है एक एमिनो एसिड का जो कि होता है एमआरएनए के ऊपर। तो जो कोडोन वर्ड है वो एसोसिएटेड होता है एमआरएनए के साथ। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि टीआरएनए के साथ कोडोन आ जाता है। नहीं, टीआरएनए जिसका 2D में स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक होता है और 3D में इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इन्वर्टेड एल शेप्ड। इन्वर्टेड एल शेप्ड। तो हम 2D वाला स्ट्रक्चर बनाए हैं। 2D में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोवर लीफ लाइक, और क्लोवर लीफ लाइक में यहाँ भी एक सीक्वेंस होता है। सपोज दैट यहाँ एक सीक्वेंस ले लिए, जैसे यही कोडोन था UAC, तो यहाँ भी सीक्वेंस हम ले लेते हैं उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। यहाँ U है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री A हो जाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री U हो जाएगा और C का कॉम्प्लीमेंट्री G हो जाएगा। अब ये एक कोडोन नहीं, ये कोडोन का उल्टा है और कोडोन के उल्टा को कहते हैं एंटीकोडोन। एंटीकोडोन, एंटीकोडोन या नोडोक भी इसको कह देते हैं। और एंटीकोडोन जो है वो एसोसिएटेड होता है टीआरएनए के साथ। और क्वेश्चंस पूछा है कि कोडोन जो है वो किस आरएनए के साथ एसोसिएटेड होता है। तो कोडोन वर्ड जो है वो
mRNA के साथ एसोसिएटेड होता है, दैट मीन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ। रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा होता है, 5' से 3'। रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनना। और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो ये देखते हैं कैसे बनेगा डीएनए से। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा वो डायग्राम को हम ड्रॉ कर रहे हैं। डीएनए का 2 स्ट्रैंड होते हैं जो कि पहले सेपरेट होते हैं और इस पे नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, और नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हमेशा 5' से 3' में होता है, और एक स्ट्रैंड पे नया स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होता है, जबकि दूसरे स्ट्रैंड पे जो नया डीएनए है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होता है। और ये वाला नया स्ट्रैंड को कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और ये वाले नए स्ट्रैंड को कहते हैं लॉगिंग स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड जो है जो ग्रीन कलर से है उसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी होगी 3' से 5', और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी होगी 3' से 5', 3' से 5'। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3' और ये हो जाएगा 5'। अब ग्रीन कलर से जो है वो आपका पैरेंटल स्ट्रैंड है, जो येलो कलर से है वो है आपका न्यू स्ट्रैंड, और यहाँ से न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू होता है और ये आगे कंटिन्यू होता है। यहाँ से फिर बनना यहाँ शुरू होता है और यहाँ तक कंटिन्यू होगा, फिर यहाँ से बनना शुरू होगा और ये कंटिन्यू होगा। इस पे डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। बाद में ये स्ट्रैंड डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डीप नहीं जाएंगे क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं समझाना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो जवाब आपको मिल गया। आंसर हो जाएगा 5' to 3', आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। अब ये क्वेश्चंस भी वापस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बिलोंग करते हैं, चैप्टर नंबर 6 से, और टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। देखते हैं क्या कहते हैं उस प्रोसेस को। तो थोड़ा सा हम सेंट्रल डोग्मा देखते हैं क्या होता है। डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए भी बनता है और आरएनए से प्रोटीन भी बनता है। अगर डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को ए कह दे, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बी कह दे और आरएनए से प्रोटीन बनने को सी कह दे, तो ए जो है वो हो जाएगा आपका डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस रेप्लिकेशन, और बी जो है वो हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार जैक में भी पूछा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कह देंगे ट्रांसलेशन। अब अभी भी आंसर हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्वेश्चंस में पूछा है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहाँ तो डीएनए से आरएनए बन रहे हैं और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को अगर डी कह दे तो डी जो हो जाएगा, जब इधर से इधर जाएगा डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, जब बैक में आएंगे रिवर्स में आएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो डी हो जाएगा हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सर के टॉपिक से सर एक्सप्लेन करेंगे।
प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अर्थात कि ये इनकरेक्ट मैचिंग के बारे में पूछा जा रहा है। फर्स्ट है मेनार्क और मैनोफॉज, इसके बारे में तो परिचित ही होंगे। किसी भी फीमेल्स की लाइफ की जो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होती है उसे मेनार्क कहा जाता है, और मैनोफॉज किसे कहा जाता है, जो सबसे लास्ट वाली जो कह सकते हैं जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसे कहा जाता है मेनोपॉज। मेनार्क देखिए क्या है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल सही। एट प्यूबर्टी हिट करने के बाद जो पहली मेंस्ट्रुएशन आती है उसे कहा जाता है मेनार्क। और मेनोपॉज सीजेशन, सीज करना, रुक जाना, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना मेनोपॉज कहलाता है, बिल्कुल सही। अर्थात कि ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम के रिगार्डिंग है, देखते हैं क्या है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही। और oogenesis या कहें तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो करता है, और ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है सेकेंडरी के रूप में, सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल के रूप में। ग्राफियन फॉलिकल के मैचुरेशन के बाद जब एलएच का लेवल राइज होता है तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी उस साइड बाहर रिलीज होता है, और जो रेस्ट ऑफ जो पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म होता है। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में। तो देखिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, दैट इज, ये ऑप्शन भी करेक्टली मैच्ड है। ये भी करेक्टली मैच्ड, बी भी करेक्टली मैच्ड, सी भी करेक्टली मैच्ड। अर्थात कि अगर बात किया जाए नॉट करेक्टली मैच्ड तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। ओके, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न। एनी सब्सटेंस दैट कैन काउच कैंसर कॉल्ड, एनी सब्सटेंस दैट कैन काउच कैंसर कॉल्ड, ऐसे वैसे सब्सटेंस जो कैंसर काउच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे कहा जाता है कार्सिनोजेन। क्या कहा जाता है? कार्सिनोजेन। अर्थात कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ऑन्कोजिन, इससे इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कार्सिनोजेन्स और ऑन्कोजिन। कार्सिनोजेन कोई भी किसी भी तरह का फैक्टर हो जो कैंसर काउच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसे कार्सिनोजेन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे जेनिक लेवल पे बात करें, हमारी जो कह सकते हैं डीएनए जो सीक्वेंस है, उस डीएनए सीक्वेंस की बात करें, उस सीक्वेंस में अगर कोई जीन है, ये जीन अपने आप में यदि रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर काउच करने के लिए, तो उस जीन को हम कहते हैं ऑन्कोजीन। लेकिन अगर कोई फैक्टर है, एडिशनल फैक्टर जो कैंसर को काउच कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे कार्सिनोजेन्स। ओके, दैट इज, इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मॉर्गन वर्कड ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी चैप्टर 5 से है, चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मॉर्गन जिसे बोला जाता है फादर ऑफ, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्यों बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स? बिकॉज ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई, और फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, तो यहीं से जवाब आ गया। मॉर्गन को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्योंकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाई पे, और इसीलिए इनको बोला फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। और इस सवाल का जवाब भी आ गया कि मॉर्गन जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे फ्रूट फ्लाई पे। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए।
एक चीज और है जो इनसे रिलेटेड है, यही जो टर्म था, टर्म दिए थे मॉर्गन जो थे वो एक वर्ड भी दिए थे टर्म्ड लिंकेज। लिंकेज वर्ड इन्हीं के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14। देयर आर 64 कोडोन, वापस कोडोन से, देयर आर 64 कोडोन इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी बिकॉज, जेनेटिक कोड की डिक्शनरी में 64 कोडोन है। इसका जवाब शायद पिछले ही क्वेश्चंस में दे दिए थे, बट वापस सुन लीजिए। जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड में 64 कोडोन होते हैं। इसका रीज़न जो है वो कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होते हैं, इसलिए कोडोन 64 हो जाते हैं। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं इसलिए कोडोन आपके हो जाते हैं 64। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। आंसर आपका हो जाएगा डी। रीजन वापस, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं इसलिए जेनेटिक कोड कोडोन 64 हो जाते हैं। ऑप्शन 1 में कह रहा है देयर आर 64 टाइप्स ऑफ टीआरएनए फाउंड इन सेल। नहीं, 64 टाइप्स ऑफ टीआरएनए नहीं पाए जाते हैं। हाँ, अगर कोडोन के बेसिस पे देखें तो 64 टाइप के कोडोन्स होते हैं, बट टीआरएनए जो है वो बेस टाइप के होते हैं क्योंकि बेस टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। तो ये रीजन नहीं जाता 64 टाइप के टीआरएनए होंगे, सेल में होंगे 64 टाइप के टीआरएनए, बट वो रीजंस नहीं जाएगा। रीजंस ये है कि कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। देयर आर 44 मीनिंगलेस एंड 20 कोडोन्स फॉर एमिनो एसिड। There are 44 meaningless and 20 codon for amino acid। नहीं, 64 में से 61 कोडोन जो है वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं और 3 कोडोन जो है वो एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। और नॉनसेंस कोडोन किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, तो ये ऑप्शंस भी नहीं जाएगा। देयर आर 64 एमिनो एसिड टू बी कोडेड। एक सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में 20 एमिनो एसिड ही यूज होते हैं। दैट मीन 61 कोडोन जो है वो सिर्फ 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ना कि 61 एमिनो एसिड को। तो ये भी आंसर नहीं जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेटासिस सर के टॉपिक से वो डिस्क्राइब करेंगे। प्रश्न है मेटास्टासिस मीन्स, मेटास्टासिस ये वापस कैंसर जो टॉपिक है उसको एसोसिएट करता है, उसको बिलोंग करता है। दैट मीन्स प्रश्न है मेटास्टासिस होता है क्या। मेटास्टासिस एक्चुअल में होता है क्या है कि जो ट्यूमर है, ट्यूमर का अगर कोई सेल है टूट करके अपने ओरिजिन से कहीं दूसरे बॉडी ऑर्गन में मूव करने का प्रयास करता है, तो मूव करने की जो प्रॉपर्टी है इसे ही कहा जाता है मेटास्टासिस। अर्थात कि इसका एक्चुअल अगर ऑप्शन कहा जाए तो वो हो जाएगा स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन। ट्यूमर के कुछ सेल अगर अपने ओरिजिन से टूट करके बॉडी के दूसरे पार्ट में मूव करना शुरू कर देते हैं तो इसे कहा जाता है मेटास्टासिस। दैट इज इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अप्लीकेबल इन। चलिए, ये टॉपिक भी चैप्टर नंबर 6 से ही है और टॉपिक है आपका DNA fingerprinting। The technique of DNA fingerprinting is applicable in DNA fingerprinting आज बायोटेक के हर एक साइंस में, या फिर कह सकते हैं बायोलॉजी के हर फील्ड में यूज होने वाले हैं। फॉरेंसिक साइंस, डीएनए सैंपल चेक करने के लिए, किसी क्रिमिनल का डीएनए चेक करने के लिए, किसी सस्पेक्टेड पेशेंट्स का डीएनए चेक करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जीन लेवल पे होता है और जीन लेवल पे जब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होगा तो जीन का काम हो रहा है जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होता है। सपोज किसी चीज का इवोल्यूशन हुआ, उस चीज को आइडेंटिफाई करना है किसका डीएनए है, कब का डीएनए है, ये चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। दैट मीन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो बायोलॉजी के हर फील्ड में लगभग यूज हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, अच्छा सर के टॉपिक से, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा डिजीज है जो एसटीडी नहीं है, नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक्चुअल में यदि यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें, हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस भी एसटीडी है, लेकिन टाइफॉइड की बात करें तो ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ओके, तो अर्थात कि यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होने की बात की जाए तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि टाइफॉइड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो वो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न है, विच जेनेटिक डिजीज इज काउज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। चलिए ये क्वेश्चंस पे वापस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, और क्रोमोसोम का नंबर चेंज होना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 21st क्रोमोसोम जो है वो ट्राइसोमी हो गए हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। और जब ट्राइसोमी हो जाता है 21 क्रोमोसोम तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होते हैं और उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम, जो डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसे कहते हैं लैंगडॉन डॉन्स। तो उन्हीं के नाम पे इनका इस सिंड्रोम का नाम आया था डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम जो है वो ये हो जाता है। अब इसमें नॉर्मल क्रोमोसोम 46 होने चाहिए थे, नॉर्मल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट जब ट्राइसोमी हो जाएगा तो क्रोमोसोम का एक नंबर बढ़ जाएगा। और अगर 47 हो जाएगा, 47 में भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे 1 है तो क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, इसी तरह क्रोमोसोम 20 और क्रोमोसोम 20, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम का 2 सेट होता है। तो ट्राइसोमी का मतलब ये चीज़ हो गया, 2 तो नॉर्मल हो गए, इतने तो रहने चाहिए थे, लेकिन एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया 21, इसे कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। 22 नॉर्मल ही रहेगा और 23 भी नॉर्मल ही रहेगा, तो बाकी सब डिप्लॉइड है। यहाँ पे 21 क्रोमोसोम जो है वो ट्रिप्लॉइड हो गया है, यही है ट्राइसोमी। और इसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम। तो आंसर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भाई सेंट्रल डोग्मा अभी तुरंत पीछे ही बोले थे, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रेप्लिकेशन। ये था आपका रेप्लिकेशन। यहाँ पे बी लिखे थे, डीएनए से आरएनए बनना, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, सी, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था। तो ये पूछा है, द फॉलोइंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एबव प्रेजेंटेड चार्ट विल बी टर्म्ड एज, क्या है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सिंपल सा ऑप्शंस ए, आंसर हो जाएगा आपका ए। सेंट्रल डोग्मा से वापस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20। द ORI साइट इज रिलेटेड टू, ORI साइट, अभी डीएनए रेप्लिकेशन जब वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे तो डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ से शुरुआत होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI का फुल फॉर्म हो जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसी वर्ड से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेप्लिकेशन का ओरिजिन, जहाँ से रेप्लिकेशन शुरुआत होते हैं उसी को कहेंगे हम ORI साइट। तो ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। अ यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड,
ऑप्शंस यही है, बट आगे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द रीजन वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड, नहीं, जहां डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेट होता है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं कहते। द रीजन वेयर ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड, ट्रांसक्रिप्शन जहां से शुरुआत होता है उसे प्रमोटर कहते हैं, उसे प्रमोटर कहते हैं। और रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होते हैं उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में। तो जो कैरेक्टर का ट्रांसफर जो होता है उस प्रोसेस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। लेकिन एक जनरेशन से द प्रोसेस द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसका जो आंसर है वो चला जाएगा इनहेरिटेंस। या फिर इसकी एक और हेरिडिटी का एक और आंसर आप लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि हेरिडिटी जो है वो इनहेरिटेंस के स्टडी को कहते हैं, इनहेरिटेंस का स्टडी को हेरिडिटी, और हेरिडिटी के अंदर ही आपका आ जाएगा इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर जाएगा द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आंसर ए ही जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट प्रश्न है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन और एट। फर्टिलाइजेशन अर्थात कि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को बिलोंग करता है, और फर्टिलाइजेशन वास्तव में कहा जाए तो ये हमारी फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में होता है। देखिए क्या, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट और इन, तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला वाले रीजन में। किस रीजन में? एम्प्यूला वाले रीजन में, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से। ह्यूमन ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल जो है वो चला जाता है कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। मेनली जो है वो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये जो है वो मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल होता है। मल्टीपल्स एलील्स का एग्जाम्पल होते हैं। बट ह्यूमन ब्लड ग्रुप में एक जीनोटाइप है IA और IB, ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, जिसमें एक ब्लड ग्रुप AB जो है वो शो करता है, ये ब्लड ग्रुप शो करता है आपका कोडोमिनेंस। बट अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप पूछा जाए तो वो जाएगा मल्टीपल एलील्स में ही। बट यहाँ पे नहीं बोला है कि AB ब्लड ग्रुप या A ब्लड ग्रुप, तो सारे ब्लड ग्रुप को जब कंसिडर करेंगे तो ऑप्शन A भी जाएगा और ऑप्शन B भी जाएगा, और ऑप्शन C में दे भी रखे बोथ A एंड B, तो ऑप्शन C ही सही होगा। आंसर आपका हो जाएगा C। ह्यूमन ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील्स के भी एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस के भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच में पूछे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो 9331, मोनो हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो 3:1, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जीनोटिपिक रेशियो 1:1। सारे सही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9331 ही होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ही होता है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:1 ही होता है। सारे ऑप्शन सही हैं, तो लास्ट ऑप्शंस भी है ऑल ऑफ द एबव। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो समझाने के लिए पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाना होगा, उतना अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय।
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था वो दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, सटन एंड बोवरी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो जीन के बिहेवियर से पैरेलल होता है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। यही था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी को एक्सप्लेन किए थे सटन एंड बोवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज। अभी तुरंत हम देखें कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जो बनता है वो 3 टाइप के आरएनए बनते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा टीआरएनए और आरआरएनए और एक और है एमआरएनए। बट एक चीज़ आप याद रखिएगा, यूकैरियोट्स में कभी भी आरएनए से डायरेक्ट एमआरएनए ही बनता। डीएनए से कभी भी डायरेक्ट आरएनए एमआरएनए नहीं बनता है। आरएनए से कभी भी डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता। आरएनए से डायरेक्ट बनता है एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए में मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन के बाद बनता है एमआरएनए। तो एचएनआरएनए के अंदर 2 सीक्वेंस होते हैं। यही सपोज मान लेते हैं एचएनआरएनए है, तो एचएनआरएनए के अंदर एक सीक्वेंस आपका होता है कोडिंग सीक्वेंस और एक होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जो ग्रीन वाला है वो हम कह दे रहे हैं उसे कोडिंग सीक्वेंस, ग्रीन वाले को हम कह रहे हैं कोडिंग सीक्वेंस, और येलो वाला जो है वो आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन्स। और जब मॉडिफिकेशंस होता है तो इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन्स को आरएनए लाइगेज के थ्रू जोड़कर फंक्शनल एमआरएनए बना दिया जाता है, और इसी एमआरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बनाने का जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सॉन्स के पास होता है। तो कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस जो एमआरएनए में होता है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन्स, नोट इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। स्नैपड्रैगन एग्जिबिट्स डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा है, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं? स्नैपड्रैगन एग्जिबिट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जिबिट करता है। तो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा बी। स्नैपड्रैगन के और भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के और भी एग्जांपल्स हैं। स्नैपड्रैगन जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम मैजर्स, और पी प्लांट के अंदर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है और वो शो करता है साइज ऑफ अ स्टार्च ग्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ELISA टेस्ट, ELISA इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विच डिजीज? सर के टॉपिक से ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस ELISA का यदि पूरा नाम अगर बात किया जाए तो वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट कराया जाता है एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एड्स एक तरह का एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इस डिजीज का पता करने के लिए हम लोग ELISA टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। दैट इज, प्रश्न था कि ELISA इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विच डिजीज, तो वो है हमारा एड्स। दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? सिरोसिस। सिरोसिस इज रिलेटेड टू, सिरोसिस एक्चुअल में अगर बात की जाए तो ये जो डिजीज है ये रिलेट होता है लिवर से। और ये कब होता है? एक्सेस अल्कोहल,
एक्सेस अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से लीवर का डैमेज होता है, लीवर को नुकसान पहुंचता है और इसी को कहा जाता है सिरोसिस। सिरोसिस अर्थात कि यदि बात किया जाए कि ये जो सिरोसिस है किसके साथ रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है हमारे लीवर के साथ। दैट इज इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न वो है क्रॉस कराते हैं सर, देखिए। हाँ, क्रॉसिंग बिटवीन F1 offspring and either of their parents are known as। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लोग पढ़े होंगे क्रॉस है कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ये होता है पैरेंटल जनरेशन में प्योर फॉर्म होते हैं। जब इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से गैमिट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से गैमिट बनेगा स्मॉल टी। जब इन दोनों गैमिट को फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जो जाइगोट है वो हो जाएगा आपका F1 जनरेशन। ये जाइगोट हो जाएगा आपका F1 जनरेशन। अब क्या होता है कि इस F1 जनरेशन को हम पैरेंटल जनरेशन के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं, और जब F1 जनरेशन को पैरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस कराएंगे तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस। F1 जनरेशन को जब पैरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस। बट अब एक पैरेंटल जनरेशन तो दो है, एक डोमिनेंट पैरेंट, एक रिसेसिव पैरेंट। तो F1 जनरेशन को जब डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं और F1 जनरेशन को जब रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, जब डोमिनेंट पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे कहते हैं आउट क्रॉस, और जब रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस, इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्रॉस बिटवीन F1 ऑफ स्प्रिंग, F1 को क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स आइडेंटिफाइड ही नहीं है, पेरेंट्स बोला ही नहीं कि डोमिनेंट पेरेंट्स है या रिसेसिव पेरेंट्स है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दैट मीन पैरेंटल जनरेशन के साथ क्रॉस करा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा बैक क्रॉस। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। जीन जो है वो इनहेरिटेंस का फंक्शनल यूनिट होता है, क्योंकि जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और जो भी कैरेक्टर हमारे पास आता है वो पैरेंटल जनरेशन से आता है थ्रू जीन, इसीलिए जीन को कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए मॉलिक्यूल which of the bond is found to be present between the two nitrogenous base। डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर, फॉस्फेट और बेस। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा आपका डीएनए। हम दो न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, अब ये हो गया डीएनए का एक स्ट्रेन, ये ले ली डीएनए का दूसरा स्ट्रेन, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट और बेस, इसको भी जोड़ दिए, ये हो गया डीएनए का एक स्ट्रेन, और नेक्स्ट हो गया डीएनए का दूसरा स्ट्रेन। डीएनए का जो बैकबोन बना होता है वो बना होता है शुगर और फॉस्फेट का। अब बेस यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं, बेस ले रहे हैं, यहाँ पे ले लिए एडिनिन, यहाँ पे ले लिए एडिनिन, यहाँ पे ले लिए थाइमिन, यहाँ पे गुआनिन और यहाँ साइटोसिन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और एडिनिन और थाइमिन जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो दो नाइट्रोजनस बेस आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और यही पूछा है कि बॉन्ड फाउंड टू बी प्रेजेंट बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेस। जब दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बनता है एक बेस पेयर, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका
सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटेलाइज्ड बाय। द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कैटेलाइज्ड बाय, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए क्वाइलिंग फॉर्म में होता है, उसको खोलने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे कहते हैं हेलिकेज। तो डीएनए जो है वो अनवाइंड होता है हेलिकेज के द्वारा। डीएनए बिल्कुल क्वाइलिंग फॉर्म में होता है ऐसे, ये राइट हैंडेड कॉइल होते हैं। इसको खोलना होगा क्योंकि रेप्लिकेशन करना है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना होगा, दैट मीन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, और दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेज। डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए का पॉलीमराइज करेगा, डीएनए से डीएनए बनवाएगा, डीएनए से डीएनए बनवाएगा। और टोपोआइसोमरेज जो है वो टेंशन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आपस में जो है वो जोड़ने नहीं देता है, यानी कि वापस रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रिवेंट करता है। डीएनए लाइगेज डीएनए के दो स्ट्रैंड को जोड़ता है, तो अनवाइंडिंग जो है वो डीएनए हेलिकेज ही करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात कि CDRI इज लोकेटेड एट। CDRI वास्तव में कहा जाए तो ये लखनऊ में सिचुएटेड है। हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में कि ये जो CDRI है, CDRI के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक नॉन स्टेरॉयडल ओरल पिल्स का जो कह सकते हैं डिस्कवरी किया था, जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है? सहेली। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़े हैं कि ये जो सहेली है, सहेली एक तरह का कह सकते हैं ओरल पिल्स है, जो कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंसी को कह सकते हैं इनहिबिट करने में, रोकने में कहीं ना कहीं ये कारगर होता है। उसके साथ साथ ये नॉन स्टेरॉयडल होता है। दैट मीन्स इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, द टर्म जीनोम रेफर्स टू। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है द टर्म जीनोम रेफर टू। जीनोम वर्ड जो है, जीनोम कहते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम कहते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम जीनोम कहते हैं, और अ कंप्लीट सेट को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं एन से। अगर दो सेट होगा तो उसे हम कहेंगे 2n, दैट मीन क्रोमोसोम का दो सेट। तो ऑप्शन ए में यही लिखा हुआ है द कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट में 2n, यानी कि वो डिप्लॉइड की बात कर रहा है, ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। एक पेरेंट से सिर्फ एन ही आता है, दूसरे पेरेंट से एन आता है। कभी भी एक पेरेंट से 2n नहीं आता, दोनों सेट कभी भी नहीं आता। द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट्स। एक पेरेंट से सिर्फ क्रोमोसोम का एक ही सेट आता है, दैट मीन हैप्लॉइड सेट ही आता है, और हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही कहते हैं जीनोम, या फिर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही कहते हैं जीनोम। दोनों ऑप्शंस तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कभी भी पेरेंट्स से, एक सिंगल पेरेंट्स से नहीं आता। तो आज के लास्ट सवाल का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, यही था आपका आज का लास्ट सवाल, और इसी सवाल के साथ आज के सेशन को ख़त्म किया जाता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद।